चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिविक्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसके पिछले वाले वीडियो में मैं एक सिविक्स का टॉपिक पहले भी पढ़ा चुका हूं, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। उसमें मैंने बताया था कि बेल्जियम और श्रीलंका कैसे एक दूसरे से सत्ता की साझेदारी कर चुके हैं। और ये वीडियो में एक बच्चे को बहुत जोर पर बना रहा हूँ, क्योंकि कोई बच्चे जो है ना बहुत जोर डाले कि सर सिविक्स का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करिए चैप्टर। तो देखिए, थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम होने की वजह से मैं नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब मैं जो आपका चैप्टर है सिविक्स का क्लास 10 का उसको मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है ना। बेसिक से मैं आपको क्लियर कराऊंगा। तो जो आपका लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जो पहला चैप्टर है उसका मैं एक पार्ट पहले भी बना चुका हूं। उसमें मैंने आपको बताया था कैसे कुछ ऐसे देश हैं जो अपने शक्ति को बांटने का काम किए, शक्ति को शेयर करने का काम किए। तो हम लोग इसमें जानेंगे। देखो, ये दूसरा पार्ट आपका रहेगा सिविक्स का, ठीक है ना। मतलब जो आपका नागरिक शास्त्र पढ़ता है, जिसको राजनीतिक शास्त्र भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका इसमें जो आपका पहला चैप्टर है क्लास 10 का, वो है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इस पर मैं पहले भी ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, ये दूसरा आपका वीडियो रहेगा। तो इसमें हम लोग बेसिक से जानेंगे, मतलब 2-3 पार्ट में मैं इसको क्लियर करूंगा इस चैप्टर को, ठीक है ना। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, तो इसमें सारी बातें हम लोग बेसिक से जानते चलेंगे और एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। देखो, सबसे पहली बात है, क्योंकि हम लोग का चैप्टर सिविक्स से स्टार्ट हो रहा है। सिविक्स का हिंदी होता है नागरिक शास्त्र। तो सबसे पहले नागरिक शास्त्र होती क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मतलब व्हाट इज सिविक्स है क्या। देखो, नागरिक शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा हमें नागरिकता मिलती है, हमें अपना अधिकार और कर्तव्य को जानने की, मतलब जानने की क्या होती है, संवेदना प्राप्त होती है। नागरिक शास्त्र के द्वारा हम जान पाते हैं कि हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या अधिकार है, हमारी नागरिकता क्या है। इन सारी बातों की जानकारी किससे मिलती है? नागरिक शास्त्र से मिलती है। संविधान में जो हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या करी गई कि हम लोग इस सारी बातों की चर्चा करी गई है। तो नागरिक शास्त्र है क्या? तो नागरिक शास्त्र हमें बताता है कि हमारी नागरिकता क्या है, हमारा अधिकार और मूल कर्तव्य क्या है, ये सारी बातें बताता है। और देखिए, नागरिक शास्त्र का जो पिता है वो अरस्तु कहा जाता है। कौन कहा जाता है? अरस्तु कहा जाता है, जो यूनान देश के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान देश के रहने वाले थे। तो अब आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन कर देता है कि सिविक्स क्या, नागरिक शास्त्र किसे कहते हैं, तो नागरिक शास्त्र एक ऐसा विषय है जो हमें अपने नागरिकता होने को दर्शाता है। मतलब हमें अपने नागरिकता के बारे में दर्शाता है और हमारे मूल कर्तव्यों और हमारे अधिकारों के बारे में बताने का काम करता है। नागरिक शास्त्र के पिता कौन है? फादर ऑफ सिविक्स वो है अरस्तु, जो यूनान के रहने वाले हैं। अब देखते हैं हम लोग का जो चैप्टर से पहला, उसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। क्या नाम है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं लोकतंत्र, उसके बाद सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है पावर शेयरिंग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर शेयरिंग, मतलब शक्ति को शेयर करना। तो मैं पावर शेयरिंग पहले भी आपको समझा चुका हूं इसके पिछले वाले वीडियो में, जब मैं आपको पढ़ाया था श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में विस्तार से। तो उसमें चर्चा किया था कि कैसे बेल्जियम के लोग, वहां पर अलग अलग भाषा के लोग थे, लेकिन फिर भी सब मिलकर अपने अंदर एकता स्थापित किए थे। और श्रीलंका जो अभी तक उन लोगों के बीच तमिल लोगों और वहां जो सिंहली भाषी लोग हैं श्रीलंका में, इन लोगों के बीच अभी तक तालमेल ना बैठा है, जिसके कारण से देखिए श्रीलंका सबसे पिछड़ल देश में गिना जाता है और चाइना का गुलाम होते जा रहा है। तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में सत्ता की साझेदारी जान चुके थे। अभी हम लोग समझते हैं, एक एक पॉइंट समझते हैं। लोकतंत्र पहले जानते हैं। देखो, लोकतंत्र क्या है बुआ? लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, जहां लोगों का शासन हो। अभी हम लोग का भारत में जो लोकतंत्र चल रही है, क्या लोगों का शासन है? हम लोग खुद अपना वोट देते हैं और सरकार को चुनने का काम करते हैं, लोकतंत्र है। अभी देखिए, एक भूतपूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के थे, जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है। मतलब जनता का एक प्रमुख शासन कहा जा सकता है लोकतंत्र को, अहम शासन है, ठीक है ना। तो लोकतंत्र को कई लोग अच्छा भी मानते हैं, कई लोग बुरा भी मानते हैं। बहुत मतलब ऐसे वैज्ञानिक हुए जो लोकतंत्र को बहुत खराब मानते हैं, राजतंत्र को अच्छा मानते हैं। तो राजतंत्र में राजा जानते ही ना, राजा बनने के बाद कितना अत्याचार करता है लोगों पर। यहाँ जो है ना, देखो, लोकतंत्र आने के बाद आज हर जात के लोग स्वतंत्र हैं। हर जात के लोग अपना काम कर सकता है, स्वतंत्र है, क्योंकि भाई हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है, कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा मर जाता है ना, अगर कोई बच्चा फांसी लगाकर, सुसाइड कर फांसी लगाकर मर जाता है, तो उसके घर वाले फंसेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसकी कोई मानसा पूरा ना हुआ, जिसके कारण से वो मर गया। देखो बुआ, हम लोग आजाद हिंदुस्तान के आजाद नागरिक हैं और हम लोग को पूरा अधिकार, हर काम कर सकते हैं, फ्री है, वनली हम लोग फ्री है। देखो, तो लोकतंत्र क्या? लोकतंत्र एक जनता का शासन है, ठीक है ना। ऐसा शासन जिसमें शक्ति टोटल किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में होती है। कह सकते हैं, अगर जनता चाहे तो पीएम को हटा सकता है, सीएम को हटा सकता है। टोटल शक्तियां किसमें है? जनता के हाथों में। टोटल बागडोर किसमें, किसके हाथों में? जनता के हाथों में। जब मैं आपको जनतंत्र का चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें बता दिया था कि जनता जो ना समय अब पलट चुकी है, जनता अपना अधिकार लेने के लिए आ रही है। और जो आपके देश का 140 करोड़ जनसंख्या है इंडिया का, अब 140 करोड़ राजा बनेंगे। अब मात्र एक राजा नहीं बनेगा किसी राज्य का, अब 140 मतलब हर व्यक्ति राजा बनेगा।
तो कहने का मतलब लोकतंत्र आने के बाद आज हर व्यक्ति क्या स्वतंत्र है। तो लोकतंत्र एक ऐसा शासन पद्धति है जिसके माध्यम से जो शक्तियां होती है वो किसके हाथों में होती है, जनता के हाथों में। तो लोकतंत्र किसे कहते हैं, जनता के शासन को लोकतंत्र कहते हैं, जनता के शासन को लोकतंत्र कहते हैं। कभी कल क्वेश्चन कर भी देता है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, किसने कहा था। तो अमेरिका के जो पहले वाले राष्ट्रपति थे, भूतपूर्व राष्ट्रपति जो थे अब्राहम लिंकन, वही ये कथन दिए थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो आपको लोकतंत्र समझ में आ गई। अब जैसे इसमें जो बेसिक बात है उसको हम लोग समझते चलते हैं, उसके बाद मैं चैप्टर का कुछ पॉइंट आपको समझाऊंगा। पहले रंग भेद हम लोग समझ लेते हैं कि रंग भेद क्या है। देखो हम लोग के समाज में जब हम लोग अंग्रेज का गुलाम थे ना, जब हम लोग अंग्रेज का गुलाम थे तो अंग्रेज गोरे थे और हम लोग हर रंग के है ना, हर रंग के, काले भी हैं, गोरे भी हैं, हर रंग के हम लोग मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो रंगों के आधार पर हम लोग के साथ जो भेदभाव किया गया था उसी को हम लोग रंग भेद कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से धक्का मार के निकाल दिया गया, किस आधार पर, भाई गोरे थे, बोले तू काला है, निकल जाए ट्रेन से, तुमको ट्रेन में नहीं रहना है। तो रंग के आधार पर, गोरे और काले के आधार पर जो भेदभाव करी जा रही थी उसी को हम लोग रंग भेद कहते हैं। और देखो ये लोकतंत्र का अवगुण है। अगर रंग भेद के आधार पर हम भारतीय लोग घृणा करने लगे, एक दूसरे से मतलब लड़ाई झगड़ा करने लगे, तो कभी ना मतलब हम लोग का देश आगे बढ़ने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग के हिंदुस्तान में करिया, गोर, हर तरह के लड़के लड़कियां समाज में मौजूद है। तो रंग भेद का मतलब क्या होता है कि रंगों के आधार पर जो भेदभाव होती है हमारी समाज में उसी को हम लोग कहते हैं रंग भेद, ठीक है ना। देखो इसका सबसे पहले विरोध किया था मार्टिन लूथर ने। इनको अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकता है, अमेरिका का गांधी किनको कहते हैं, तो मार्टिन लूथर को कहते हैं। मतलब यही विरोध किए थे रंग भेद का। इनका भी रंग काला था ना, तो काला होने के कारण से क्या हुआ था, बड़ी लोग अत्याचार करते थे, अधिकारों को छीन लेते हैं। पहले जो गोरे हुआ करते थे, जो जिसका हम लोग गुलाम थे, वो हम काले लोगों का क्या करते थे कि अधिकार छीन लेते थे, हम लोग को बहुत अत्याचार करते थे। मतलब रंग के आधार पर भेदभाव जो होता है ना उसी को हम बोलते हैं रंग भेद। इसी में इनसे छुपा हुआ है। तो रंगों के आधार पर जो भेदभाव होता है उसे रंग भेद कहते हैं। इसका सबसे पहले विरोध मार्टिन लूथर ने किया था, जिसको अमेरिका का गांधी कहा जाता है। पूछेगा क्वेश्चन, अमेरिका का गांधी किसे कहते हैं, तो मार्टिन लूथर को कहते हैं। और इसमें क्या करी जाती है, जनता के अधिकार को छीन ली जाती है। देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। आपको मालूम ही होगा कि हम लोग 5 सितंबर को हमेशा शिक्षक दिवस मनाते हैं, टीचर डे मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम तो आप सुने ही है। एक बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन गए थे इंग्लैंड में दौरे पर, वहां पर किसी काम को मतलब किसी काम के सिलसिले में वहां पर गए थे। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वहां काम के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वहां काम के सिलसिले में गए थे, तो वहां गोरे ने कहा कि तुम भारतीय कैसे हो, कि कुछ काले हैं कुछ गोरे हैं, मतलब तुम सारे भारतीय जो ना अलग अलग रंग के हो। और देखो हम जो अंग्रेज हैं हम लोग एक ही रंग के, हम लोग जो इंग्लैंड वासी एकदम गोरे हैं, पूरा गोरे हैं। तो जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या जवाब देते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि जो गधे होते हैं ना, मतलब जो गधे होते हैं वो सब एक ही रंग के होते हैं, और जो घोड़े होते हैं वो अलग अलग रंग के हो जाते हैं। अब वो जो ना इंग्लैंड वाले सुन के एकदम साफ मुंह चियार देते हैं। पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, जवाब इतना सटीक देंगे ना कि सामने वाला का मुंह बंद हो जाएगा। समझ में नहीं हुआ। तो रंगों के आधार पर जो भेदभाव करी जाती है उसी को रंगभेद कहते हैं। अगला देखो नस्लवाद। नस्लवाद किसे कहते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन करता है। नस्लवाद किसे कहते हैं। नस्ल के आधार पर जो भेदभाव होता है, नहीं कभी कल आपको मतलब देहात में सुनने को मिला होगा, ये कौना नस्ल के है, ऐसे नहीं सुनता, नस्ल के, कौना नस्ल का है तू। नस्ल का मतलब हम लोग जाति लेकर चलते हैं। जाति के आधार पर जौन भेदभाव करल जाता है उसको नस्लवाद कहते हैं। यानी नस्ल के आधार पर जो भेदभाव किया जाएगा उसी को हम लोग कहेंगे नस्लवाद कहते हैं। अगला देखो क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद क्या होता है कि अपने क्षेत्र को ज्यादा, अपने क्षेत्र से लगाव रखना, दूसरे क्षेत्र को त्याग देना। तो भाई हम लोगों के लोकतंत्र के लिए क्षेत्रवाद नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि लोकतंत्र में आप कहीं भी जाकर रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, स्वतंत्र है, स्वतंत्र हिंदुस्तान के आप स्वतंत्र नागरिक है। तो क्षेत्रवाद क्या होता है कि क्षेत्रवाद में होता है कि अपने क्षेत्र से लगाव रखना और दूसरे क्षेत्र से अलगाव रखना, ये क्षेत्रवाद कहलाता है। अपने क्षेत्र से लगाव बनाना, दूसरे क्षेत्र से अलगाव बनाना, ये कहलाता है क्षेत्रवाद। तो इसको हम लोग लोकतंत्र का अवगुण भी कहते हैं, लोकतंत्र के लिए जरूरी नहीं है। तो क्षेत्रवाद का मतलब क्या हो गया, अपने क्षेत्र से लगाव रखना, दूसरे क्षेत्र को त्याग देना, ये क्या कहलाएगा, क्षेत्रवाद कहलाता है। तो हम लोगों के लोकतंत्र के लिए क्षेत्रवाद नहीं चाहिए। आगे देखिए, अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं जिसका नाम है सांप्रदायिकतावाद। अब आप सिविक्स जब चैप्टर खोलेंगे ना तो उसमें सांप्रदायिकता का बहुत चर्चा किया है। सांप्रदायिकतावाद है क्या, देखो सांप्रदायिकतावाद क्या है कि अपने धर्म को दूसरे धर्म से ऊंचा दिखाना। अगर हिंदू मुस्लिम को दबाकर अपने जात को, हिंदू धर्म को ऊंचा दिखाने लगे तो ये सांप्रदायिकतावाद कहलाएगा। सांप्रदायिकतावाद दर्शाता है कि अपने धर्म के लिए हम जान भी दे देंगे, ये सांप्रदायिकतावाद होता है, ठीक है ना, सांप्रदायिकतावाद होता है। तो सांप्रदायिकता
सांप्रदायिकतावाद का मतलब हो गया कि अपने धर्म को सारे धर्म से ऊंचा दिखाना, ये कहलाता है सांप्रदायिकतावाद। इसमें अपने धर्म के लिए लोग जान तक भी दे सकते हैं और अपने धर्म के लिए किसी और धर्म को मार भी सकते हैं, ये सांप्रदायिकतावाद है। तो ये भी हम लोग के लिए जरूरी नहीं, ये भी लोकतंत्र के लिए अवगुण है। हम लोग के हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 धर्म के लोग रहते हैं। मतलब है तो बहुत सा धर्म के यहाँ पर लोग बसते हैं, ठीक है ना, लेकिन मिनिमम हम लोग इतना लेकर चलते हैं। तो अपने हिंदुस्तान में मतलब अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। अगर यहाँ पर हर धर्म अपने आप को ऊंचा दिखाने लगे, जैसे हिंदुस्तान क्या है, हिंदुओं का देश है, लेकिन हम लोग सबको समान अधिकार दिए। पाकिस्तान क्या है, मुस्लिमों का देश बन चुका है। आज़ादी से पहले जो भारत था ना, वो हिंदू और मुस्लिमों का देश था। यहाँ पर सारे जात रहा करते थे, लेकिन आज़ादी के बाद मुस्लिम लोग अपना क्या कि एक अलग क्षेत्र मांग कर लिया, जिसको दे दिया गया। बड़ी तपस्या के बाद उसको अलग करी गई है, ठीक है। देखो, सांप्रदायिकतावाद का मतलब होता है अपने धर्म को ऊंचा दिखाना, दूसरे धर्म को जात देना, मतलब दूसरे धर्म को नीचा दिखाना, वही कहलाता है सांप्रदायिकतावाद, ठीक है ना। यहाँ अपने धर्म के लिए जान तक दे दी जाती है, लेकिन यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। अगला समझो, लैंगिक विभेद या असमानता। मतलब लैंगिक विभेद चाहे लैंगिक असमानता क्या होती है, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। लैंगिक विभेद चाहे लैंगिक असमानता क्या कहलाती है। देखो, लिंग के आधार पर जो भेदभाव करी जाती है ना, उसी को हम लोग लैंगिक विभेद चाहे लैंगिक असमानता कहते हैं। लिंग के आधार पर जो भेदभाव करी जाती है, लिंग के आधार पर मतलब लड़का और लड़की में भेदभाव हम लोग के समाज में प्राय देखी जाती है कि जितना मानदान लड़कों की करी जाती है ना, उतना मानदान लड़कियों की नहीं करी जाती है। मतलब लिंग के आधार पर भेदभाव हम लोग का होता ही है। अब 10 क्लास के विद्यार्थी होंगे तो आप एक चीज पढ़े होंगे, जो आपका 20 का दांत कहानी था, उसमें बताया गया था कैसे सेन साहब अपनी 5 लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन उनके बेटे के लिए कोई नियम नहीं था, ठीक है। लैंगिक विभेद का मतलब लिंग के आधार पर जो भेदभाव करी जाती है। जैसे हम लोग के समाज में देखिए, पहले क्या था, पहले था कि गर्भ में एक भ्रूण हत्या का कार्य होता था। पूछता भी भ्रूण हत्या किसे कहते हैं, तो बच्चे को गर्भ में ही मार डालना भ्रूण हत्या कहलाती है। भ्रूण हत्या मतलब गर्भपात भी इसको हम लोग कहते हैं। गर्भ में बच्चे को मार देंगे, वो गर्भपात आपका कहलाएगा। तो पहले मतलब अभी देखी जाए 1971 से पहले की यदि हम लोग बात करते हैं, देश आजादी के बाद की यदि बात हम लोग करते हैं, तो जो औरतें हुआ करती थी, जो हम लोग के समाज में जो मर्द हुआ करते थे, वो लड़कियों को पैदा करना चाहते ही नहीं थे। मतलब अगर लड़की, वो पहले ही चेक करवा लेंगे, अल्ट्रासाउंड जांच करवा लेंगे, अगर लड़की है तो उसको गर्भ में ही मरवा दिया जाता था। इसके लिए सरकार ने 1971 में भ्रूण हत्या अधिनियम लगा दिया था कि अगर कोई भी जांच करवाने तक आ जाता है, अगर बच्चे का वो भ्रूण हत्या ही करा देता है, तो उसको हमेशा के लिए जेल हो जाएगी। 1971 में। लेकिन सरकार का जो अधिनियम था ये ज्यादा दिन चल नहीं पाया, क्योंकि हम लोग का समाज धीरे धीरे विकसित होने लगा और ये जानने लगा कि नहीं भाई, लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको समान अधिकार देना होगा और इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। अभी भी हम लोग के गांव में कुछ ना कुछ मतलब क्या ना, ये हम लोग के समाज में अभी भी कुछ ना कुछ भेदभाव विद्यमान है, लेकिन जो पढ़े लिखे घर के लोग हैं वो सब लड़के लड़की में कोई डिफरेंट नहीं मानते हैं। तो लैंगिक असमानता चाहे लैंगिक विभेद का मतलब होता है लिंग के आधार पर जो भेदभाव करी जाती है, मतलब लड़का और लड़की में जो भेदभाव करी जाती है, जैसे खाना पीना, पहनावा, शिक्षा की यदि बात करते हैं तो लड़की को तो पूरा एकदम जहां तक पढ़ने का छूट होता है वहां तक पढ़ो, लेकिन लड़की का मैट्रिक इंटर करे, उसका शादी करके यहाँ से हटा दो। ये भेदभाव नहीं है तो क्या है भाई, जितना लड़के को पढ़ने का अधिकार उतना लड़कियों को पढ़ने का अधिकार है। जो सपना लड़की के पास है वो भी तो सपना लड़की के पास होगा ना। तो लिंग के आधार पर हम लोग भेदभाव करते हैं, यही भेदभाव क्या कहलाता है, लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। तो लिंग के आधार पर भेदभाव, इसमें भ्रूण हत्या शामिल है कि अगर गर्भ में बच्चे हुआ मतलब लड़का होगा तो उसको जिंदा रखने देगा लोग, नहीं तो गर्भ में उसको मार डालने का काम करता था लोग पहले के लोग, ठीक है ना। तो इसको गर्भपात भी हम लोग कहते हैं। आगे समझिए, ये तो समझ में आगे लैंगिक विभेद या असमानता क्या होती है। अब हम लोग जानते हैं सामाजिक विभेद क्या कहलाता है। सामाजिक विभेद किसे कहते हैं, देखो सामाजिक विभेद का मतलब क्या होगा, जन्म चाहे जाति या धर्म के आधार पर जो हम लोग भेदभाव फैलाते हैं वही कहलाता है सामाजिक विभेद। मतलब जन्म, जाति, भाषा या धर्म के आधार पर। जैसे मान लो कि हम हिंदू लोग हैं, हम लोग हिंदू लोग हैं और मुस्लिम वाले को क्या करना, दबाना स्टार्ट कर दे जाति के आधार पर, मुस्लिम है, ई है, ऊ है। तो मतलब कहने का मतलब जन्म के आधार पर, चाहे भाषा के आधार पर, चाहे आप बोल सकते हैं जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर आप क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, तो वो कहलाता है सामाजिक विभेद। और देखो सामाजिक विभेद जो होता है ना, सामाजिक विभाजन का कारण बनती है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा लेकर चलिए, यहाँ जो जिन्ना था ना, मोहम्मद अली जिन्ना, इस शुरू से दिमाग में बैठा लिया था कि मुस्लिम का एक अलग देश बना लेंगे। महात्मा गांधी लाख कोशिश किए थे कि नहीं, महात्मा गांधी लाख कोशिश किए थे कि नहीं, जो हिंदू और मुस्लिम है ये भारत माता की दो आंखें हैं, अगर एक भी अलग हो जाएगा ना तो भारत माता की आंखें क्या हो जाएंगी, फूट जाएंगी। लेकिन अगर एक क्षण के लिए देखी जाए तो हम लोग का पाकिस्तान अलग नहीं होता, हम लोग के संग रहता है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती की वजह से हम लोग का पाकिस्तान भी अलग हुआ था।
ठीक है ना। हालांकि मैं हिस्ट्री में प्रवेश नहीं करना चाहता हूँ ज़्यादा, नहीं तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं सिविक्स की चर्चा करते हैं। तो हम लोग देख रहे थे सामाजिक विभेद क्या होता है। देखो सामाजिक विभेद जब आएगी ना, सामाजिक विभेद का मतलब क्या हो गया, जाति के आधार पर भेदभाव करो। जैसे बड़े जात छोटे जात को पहले दाब कर रखते थे, समझ में आ रही है, मतलब बड़े जात जो थे ना छोटे जात को एकदम पूरी तरह से दाब कर रखते थे, या जन्म के आधार पर कि अगर तुम्हारा जन्म छोटे कास्ट में हुआ तो तुमको छोटा काम करना, बड़ा काम नहीं करना तो नहीं करना। समझ में, एक पासी का बेटा, पहले का नियम था कि उसको पासी बनना है। अब भाई ये कोनो मतलब थोड़े है कि अगर वो पासी का बेटा है तो पासी करेगा, उसका सपना कुछ और भी तो हो सकता है ना, कुछ और भी तो उसको बनना होगा ना। तो वही बात है कि जन्म के आधार पर, चाहे जाति के आधार पर, चाहे धर्म के आधार पर, चाहे भाषा के आधार पर अगर भेदभाव करेंगे तो वो कहलाएगा आपका सामाजिक विभेद। जैसे अभी देखी जाए, दो मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में। श्रीलंका क्या, श्रीलंका में देखो तमिल लोग, सिन्हली लोग दोनों आपस में लड़ते हैं। सिन्हली चाहता है कि मैं अपना वर्चस्व बनाऊं श्रीलंका में, और तमिल लोग चाहता है कि मैं अपना वर्चस्व बनाऊं, जिसके कारण शायद देखिए श्रीलंका सबसे पिछड़ा हुआ है, वो गुलाम होते जा रहा है, चीन का गुलाम होते जा रहा है, और जबकि इंडिया उसको भरपूर सहयोग कर रहा है। ठीक है, तो भाषा के आधार पर भी बहुत जगह भेदभाव होता है। जैसे बेल्जियम की हम लोग बात किए थे, तो बेल्जियम में भी क्या थे, 2-3 तरह के भाषी लोग थे, फ्रेंच भाषी, डच भाषी। लेकिन वहाँ के लोगों ने क्या किया, विविधता में एकता बना दिया। वहाँ मतलब विविधता में एकता का मतलब क्या हो गया कि भिन्न भिन्न जात के लोग वहाँ पर रहते हैं, भिन्न भिन्न भाषी लोग रहते हैं, लेकिन वो सारे भाषी मिल गए, और मिलने के बाद सबको समान अधिकार दे दिए, तो विभिन्नता में एकता हो गया। विभिन्नता में, भारत में भी विभिन्नता में एकता है। हर कास्ट के लोग अलग अलग, मतलब हर जात के यहाँ पर लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, लेकिन जब देश पर मुसीबत आती है ना, तो सारा हिंदुस्तानी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, वो अपना जात पात छोड़कर अपने हिंदुस्तान के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे आप पुलवामा हत्या का नाम सुने होंगे ना, उस समय देखे थे हर हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब कोई रोड पर निकला था, और इमरान खान हाय हाय करते हुए निकला था। सब कोई, वो हिंदू चाहे मुस्लिम, सब था लोग इस देश के लिए, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब इस देश के लिए जान देने के लिए तत्पर रहते हैं। यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी में कोई फर्क ना पड़ता है। देखो, तो सामाजिक विभेद का मतलब क्या होगा, जन्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, या जाति के आधार पर, या जन्म के आधार पर, ये सब जो भेदभाव करी जाती है ना, वही कहलाती है सामाजिक विभेद। और ये जो विभेद होता है ना, ये जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। जन्म के साथ ही ये विभेद मतलब कुदृष्टि ये शुरू हो जाता है कि छोटा है तो तू छोटा ही रहेगा, एकदम भेदभाव ये शुरू हो जाता है। तो सामाजिक विभेद आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं धर्म निरपेक्ष क्या कहलाता है। देखो धर्म निरपेक्ष, आप सुने होंगे कभी कल कि भारत धर्म निरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब होता है ऐसा देश जो कुछ भी करने के लिए, मतलब ऐसा देश जहां पर हर धर्म के लोग कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो, वो कहलाता है धर्मनिरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ऐसा देश जहां पर हर देश के लोग कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो। जैसे इंडिया है, यहाँ पे हिंदू कुछ भी कर सकता है, मुसलमान कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि मुसलमान कुछ का प्रचार कर रहा है तो हिंदू उसका विरोध करता है कि रोक दो। जैसे चीन है, चीन क्या है कि झिंगयांग जो उसका एरिया पड़ता है, वहां पर कुरान ऐप बंद करा दिया है, वहाँ के मस्जिद ढहाना स्टार्ट करवा दिया है। हम लोग चीन वाले नहीं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं। हम लोग बस प्रेम करना जानते हैं और प्रेम दूसरे को देना जानते हैं, इसके सिवा हम लोग कुछ नहीं जानते। ज़्यादा मार काट के भी चक्कर में हम लोग नहीं रहते। आखिर 1962 में हम लोग का चीन और भारत से जो युद्ध हुआ था, उसमें हम लोग जमीन कैसे, वो जो अक्साई चीन पर था, वो क्षेत्र कैसे हार गए थे, उसके पीछे का रीजन था कि हम लोग झगड़ा नहीं करना चाहते थे। ऐसा नहीं थे। हम लोग का जो उस समय प्रथम प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, एकदम शांत स्वभाव के थे। वो बिना मार पीट के युद्ध जीतना चाहते थे, कौन से झगड़ा नहीं करना चाहते थे। हम हिंदुस्तानी आज विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, इसके पीछे का रीजन यही है कि हम लोग का दिल बड़ा है, प्रेम करना जानते हैं, प्रेम देना जानते हैं। ठीक है ना। देखो, तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है ऐसा देश जहां पर हर धर्म स्वतंत्र है कुछ करने के लिए। ऐसा नहीं है कि जो हिंदू है वो मुस्लिम को डांट कर रखेगा, जो मुसलमान है वो हिंदू को डांट कर रखेगा। और कौन देश में ना, पाकिस्तान में जी, वहां पर 2-3% हिंदू बसल है सब, तो वहां पर हिंदू को तो साफ उजियाने ही नहीं देता है ऐसा। 2-3% जो कहते हो रहो, ठीक है ना। तो आपको समझ में, धर्मनिरपेक्ष भी आपको समझ में आ गई होगी। अब जानते हैं विविधता में एकता क्या कहलाती है। देखो, विविधता में एकता का मतलब क्या, भिन्न भिन्न धर्म के लोगों में एकता पाई जाती है। वो एक ही देश है जिसका नाम है इंडिया, जिस देश में आप जन्म लिए हैं। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आप इंडिया में जन्म लिए हैं। तो किसी और देश में, अभी अफगानिस्तान का तो हाल देखे ही हैं, वो का जो जो अफगानिस्तान का भी हाल देखिए कि अभी अमेरिका वाले वहां से आ गया है। मतलब कोई ऐसा देश नहीं है जो वहां सुख चैन शांति से जीने का काम करे। सब वो अमेरिका हो चाहे वो आपका चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, ये सब हमेशा अपने में लड़ते रहता है सब। इंडिया में ऐसा नहीं। जब से हम लोग का देश आजाद हुआ है ना, देखो हम लोग आराम से जीते आ रहे एकदम बढ़िया से। और वही पाकिस्तान को लेकर चलिए, सब हमेशा भारत को बर्बाद करने के चक्कर में सोचते रहता है, वो हमेशा युद्ध करने के चक्कर में सोचते रहता है।
तो आपको देखो विविधता में एकता का मतलब क्या हो गया कि जो यहाँ पर जो हिंदुस्तान है, जो भारत देश है, वहाँ के जो लोग हैं वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति विशेष का हो, कोई मतलब नहीं है। मुसीबत आने पर सब मिल जाते हैं और मिलकर उस समस्या का डटकर सामना करते हैं। तो विविधता में एकता का मतलब क्या होगा, अलग अलग धर्म के लोगों के बीच जो एकता पाई जाती है उसी को हम लोग विविधता में एकता कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपका भारत देश पड़ेगा। यहाँ पर जब मुसीबतें आती है ना तो सारा लोग मिलकर डटकर उसका सामना करता है। अब देखो अगला चीज हम लोग समझते हैं परिवारवाद क्या कहलाता है। परिवारवाद किसे कहते हैं? देखो परिवारवाद, आज राजनीति जो है ना परिवारवाद का सिद्धांत हो गया है कि नेता का बेटा नेते बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा और किसी समाज के नीचे लोग को बनने का अधिकार ना है। लालू यादव का बेटा पढ़ा लिखा हो, चाहे ना सीएम बन रहा है, तेजस्वी यादव कुछ बन रहा है, नीतीश कुमार वो हटने के बाद वो अपना परिवार को देगा। तो कहने का मतलब कि अपने परिवार को आगे बढ़ाना परिवारवाद कहलाता है। बात सीधी सी है, राजनीति में ये सब क्या सिद्धांत चलता है, किसी दूसरे को ना बनेगा, यहाँ सिर्फ अपने परिवार को देखता है सब, भले वो पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, अपने परिवार को ही देना है, अपने परिवार को ही सिद्ध देना, अपने रिश्तेदार को ही सीट देना है। तो इससे यही साबित होता है, जाहिर सी बात है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना परिवारवाद कहलाती है। तो ये परिवारवाद कोई बड़ी चीज नहीं है, अपने परिवार को आगे बढ़ाइए, परिवारवाद कहलाता है। लेकिन याद रखिएगा इसकी वजह से, परिवारवाद की वजह से हम लोग को राजनीति पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जब राजनीति पर प्रभाव पड़ता है तो आपके देश पर, आपके राज्य पर, आपके स्टेट पर, आपके डिस्ट्रिक्ट पर, आपके प्रखंड पर, आपके जिला पर, आपके गाँव समाज पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। समझ में आ रही है? इसलिए हमें परिवारवाद को नहीं अपनाना है, हमें ऐसा मतलब हम, क्योंकि भाई हम लोग स्वतंत्र देश के नागरिक है ना, कुछ भी कर सकते हैं, स्वतंत्र है, फ्री है, इंडिपेंडेंट हम लोग हैं। तो परिवारवाद का मतलब क्या हो गया कि अपने परिवार को सिर्फ आगे बढ़ाना। यही आजकल राजनीति में आपका चल रहा है कि बीजेपी में जौन होगा ना उसका, बीजेपी में तो खासकर हम लोग नहीं देख सकते हैं क्योंकि उसमें कोई भी जो अच्छा काम करता है उसको बनाता है सब। समझ में? जिससे अभी मान लो कि लोग चर्चा करते हैं इंदिरा गांधी की चर्चा करते हैं, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद आते रह गए, अंतिम में भी टिके हैं राहुल गांधी है। तो ये अपने परिवार को देते यार, देखो अपने परिवारवाद को जो बढ़ावा देता है ना वो इंसान कबो आगे ना बढ़ता है। इसी कारण से कांग्रेस जो पंजा छापा है नीचे गिर गया, उठने का नाम नहीं लेता, वर्चस्व इसका बन ही नहीं रहा कहीं पर। तो देखो वर्चस्व कब बनता है, जब किसी को भी कुछ भी बना देंगे ना, जनता के नजर में आप पढ़ेंगे कि नहीं ये गरीब को भी उठाकर कुछ ना कुछ दिया है। गरीब हम लोग का स्वतंत्र देश का मतलब क्या है, यहाँ पर लोग कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, सोचने वाली बात है, कैसे बन गया जी? ठीक है ना? तो परिवारवाद का मतलब क्या होता है, अपने परिवार को ही आगे बढ़ाना, अपने परिवार के लिए सब कुछ करना, वो परिवारवाद कहलाता है। ठीक है ना? इसमें राजनीति पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और देखो परिवारवाद का दूसरा का नाम भी होता है वंशवाद। क्वेश्चन एक बार किया भी था कि वंशवाद क्या कहलाता है, वंशवाद किसे कहते हैं? तो वंशवाद या परिवारवाद एक ही है, अपने वंश को आगे बढ़ाना, अपने वंश को राजनीतिक दुनिया में आगे बढ़ाना वंशवाद, अपने परिवार को आगे बढ़ाना परिवारवाद कहलाती है। ठीक है ना? जैसे कांग्रेस का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। अगला समझते हैं भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव। देखो ये सब बेसिक बात है। अब हम लोग अपने देश की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं। हम लोग के इंडिया में स्त्रियों के साथ, लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होती है, उसकी चर्चा करते हैं। जैसे खान पान, रहन सहन, पहनावा, शिक्षा, सब में भेदभाव होता है। लेकिन आज हम लोग का समाज बहुत मात्रा में बदल चुका है, लेकिन गाँव में आज भी ये प्रथा चलती रहती है। जैसे खान पान में ये बहुत ज्यादा लड़कियों के साथ हम लोग भारत में मतलब क्या करी जाती है, भेदभाव करी जाती है। जो बच्चे मतलब बाहर जाकर कुछ भी खरीद सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, वही लड़कियों के साथ ऐसा गांव में नहीं है। गांव में ही ना, घर के अंदर हो, बाहर भी नहीं जाना है। लेकिन टाउन में ऐसा उतना सिद्धांत नहीं चलता, टाउन के लिए सब नॉर्मल चीज होती है। देखो खान पान, रहन सहन, पहनावा। रहन सहन का मतलब क्या होगा, पहनावा का मतलब क्या होगा कि लड़के कुछ भी पहन सकते हैं, लड़कियों के लिए कोई सिद्धांत नहीं है गाँव में। शहर में ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, एक बार जाकर घूम कर देखिएगा। पहनावा, शिक्षा भी तो मैंने आपको पहले भी चर्चा कर दिया कि जितना लड़के पढ़ सकते हैं उतना लड़कियों को पढ़ने के सिद्धांत नहीं दिया जाता है गांव में। इसलिए नहीं दिया जाता है, बोलता है लोग कि तुम लोगों को चूल्हे चौकी ना करना है, इसके अलावा क्या करना है, मैट्रिक पढ़ो, इंटर पढ़ो, चाहे कुछ पढ़ो, बाद में तुमको खाना ही बनाना है, गोरे दबना है, और क्या करना है। देखो तो हम लोग के भारत में आज भी 80% देखी जाए तो भेदभाव है। 100% में 80% है, 20% टाउन में लेकर चलिए। क्योंकि देखो भारत की जो आत्मा होती है कहाँ निवास करती है, गांव में निवास करती है, बात सीधी सी है। तो मेन हम लोग गांव को लेकर चलेंगे, टाउन को लेकर नहीं चलेंगे। देखो आज ये गांव ही रह गया, टाउन बढ़ते चला जा रहा है, वो बहुत आगे चला जा रहा है। इसके पीछे का रीजन यही है, भेदभाव जो चीज होता है ना, बहुत आदमी को पीछे लेकर चला आता है। जिस दिन से आप अपने परिवार में भेदभाव करना स्टार्ट कर दिए, उस दिन से आपका घर फूटना स्टार्ट हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, घर फूटना स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन से आपका भेदभाव स्टार्ट हो गया। समझ में आ रही है? अगर चाहे तो मैं एक छोटी सी आपको कहानी बता दे रहा हूँ, देखो सुनिएगा ध्यान से। 4 बैल थे, आपस में एकदम भाईचारे का, चारों के बीच रिलेशन था, एकदम भाईचारे का रिलेशन था उन लोगों के बीच में। अब एक जो शेर था वो टिका लिया था कि इन चारों बैल को खा लेना है, लेकिन शेर जब भी चारों बैल पर अटैक करने जाता था ना तो चारों बैल मिलकर उसका मतलब शेर का हलवा निकाल देते थे, पूरी तरह से एकदम कचार देते थे शेर को। अब शेर सोचा कि भाई तो चारों जब तक संगे रहेगा तब तक हमारा बस नहीं चलेगा। अब शेर दिमाग लगाता है। शेर करता क्या है कि एक एक के बीच फूट डालता है। पहले बैल के पास जाकर बोलता है कि अरे बैल भाई आप तो बहुत कमजोर हो गया है, और तुम्हारा वो सब जो दोस्तों आए तीनों मोटा आ गया है। इसके दिमाग में चलता है कि हाँ भाई तू सही कर रहा है। और ऐसे ही जा जाकर शेर क्या करता है, चारों के बीच झगड़ा लगा देता है। अब चारों अगले बार चढ़ने के लिए अलग अलग चला जाता है। सब शेर अकेला मौका पापा के सबको खा जाता है ना। जिस दिन से भेद आप में उत्पन्न हो जाएगा ना उस दिन से आपका परिवार नष्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है? एकता में बल है तो एकता में बल है तो जो आपका विभेद है, जो फूट है, उसमें नाश भी है। एकता में बहुत बल होता है, कोई आपको मार नहीं सकता है, लेकिन फूट पड़ गया ना तो नाश होना पड़ेगा आपको, याद रखिए। तो समझिए कि भारत में स्त्रियों के साथ बहुत भेदभाव आज भी करी जाती है। अब हम लोग समझते हैं अंतिम है यहाँ पर, ये समझिए कि सामाजिक विभेद किस तरह से सामाजिक विभाजन का रूप लेकर चलिए। ये मैं पहले भी आपको चर्चा कर दिया था जब सामाजिक विभेद के बारे में सामाजिक विभेद के बारे में मैं आपको समझा रहा था। समझिए, देखो सामाजिक जो विभेद है ये सामाजिक विभाजन का एक रूप ले रही है। समझिए, जो भेदभाव हम लोग करते हैं वो विभाजन का भी एक रूप ले रही है। जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे का रीजन है कि हिंदू और मुसलमान के बीच भेदभाव हो गया। भेदभाव हो गया, ना मुस्लिम हिंदू को देख सकता था, ना हिंदू मुस्लिम को देख सकता था। अपने में मतलब गृह युद्ध स्टार्ट कर दिया, एक संदेश जीना लगवा दिया, अपने में हिंदू मुस्लिम कट कट के लड़ने लगा, सब मरने लगा सब। अब महात्मा गांधी बोले कि अब बहुत अति हो रहा है। हम हिंदुस्तान को मैंने आज़ादी इसलिए कराया था कि यहाँ पर लोग आज़ादी की सांस ले, लेकिन ये तो अपने में लड़ रहा है सब। बाद में महात्मा गांधी को देना पड़ा लिखित कि हाँ चलो मैं दे रहा हूँ, साइन कर रहा हूँ कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान क्या हो जाए, मुस्लिम का एक अलग देश बन जाए। तो समझने वाली बात यही आ रही कि जहां भेदभाव होगा वहां विभाजन जरूर होगा, तो जरूर होगा। वही इंडिया और पाकिस्तान के संग हुआ था। वो तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी करने जा रहे थे, बोले कि छोटे कास्ट के एक अलग देश चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी अनशन भूखे रहे कर बेचारे उनको जैसे तैसे क्या किए, मनवा लिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में विस्तार से एक बार जानिए, कोई फिल्म भी उन पर बन चुका है। ठीक है, देखो तो भेदभाव जहां होगा, जहां सामाजिक विभाजन हो, जहां सामाजिक भेदभाव हो जाएगा ना वहां सामाजिक विभाजन भी हो जाता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा सामाजिक विभेद का ही देन है कि सामाजिक विभाजन भी हो गया, मतलब समाज का 2 भागों में विभाजन हो गया। तो जिस देश में भेदभाव उत्पन्न हो गया, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को नहीं देखेंगे, तो वही सामाजिक विभेद सामाजिक विभाजन का एक रूप ले लेती है। अब अंतिम पॉइंट हम लोग समझते हैं भ्रूण हत्या। मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, भ्रूण हत्या का दूसरा का नाम गर्भपात भी है। पूछता भी है भ्रूण हत्या किसे कहते हैं। देखो भ्रूण हत्या का मतलब क्या, गर्भ में बच्चे को मार डालना। पहले के जमाने में ये सब चलता था कि अगर पेट में लड़की है तो औरत सब क्या करती थी, मरवा देती थी। ये नहीं सोचती थी कि हम भी एक औरत है, अगर हमको भी कोई लड़की सोच के मार दिया रहता है तो हम भी जन्म नहीं लिए थे। लेकिन क्या नहीं दिमाग में भूसा भरल था, का वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, मतलब गर्भ में ही लड़कियों को हत्या कर दे रहा था। जिसके कारण से सरकार ने 1971 में नियम लगा दिया, भ्रूण हत्या अधिनियम लगा दिया था। लेकिन ये नियम ज्यादा दिन तक नहीं चला था। लेकिन धीरे धीरे लोग अपने आप को विकास करने लगे, जिसके कारण से वो लोग सबको समान अधिकार देने लगे कि नहीं भाई लड़कियों को भी जीने का हक है, वो नहीं होंगी। अभी देखिए लिंगानुपात अपने भारत का देखिए कितना है, 943 अनुपात 1000 है। मतलब 1000 पुरुष पर 943 को स्त्रियां। बताइए 943 को कितना बच जा रहा है, 943 57 को भी पुरुष बच जा रहा है। अगर 1000 पुरुष का शादी होगा तो 1000 में सर मात्र 943 का शादी होगा, 57 को मठ पर जाएगा लोग। तो यही भ्रूण हत्या का देन था कि लिंगानुपात घट गया, पुरुष 1000 पर स्त्रियां 943 आ गया, घट कर ये आ गया। समझ में आ रही है? तो भ्रूण हत्या का मतलब गर्भ में हत्या कर देना क्या कहलाते हैं, भ्रूण हत्या। एग्जाम में पूछेगा भ्रूण हत्या किसे कहते हैं, तो बात सीधी सी है, गर्भ में जौन हत्या होता है ना पहले के जमाने, अब हम लोग नहीं लेकर चल सकते हैं। अब तो भाई सरकार को या पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा ना कि ये चेकअप कराने आया है, तो आप पर केस हो जाएगा। याद रखिएगा, गर्भ हत्या के बारे में सोचेंगे तो आप पर केस हो जाएगा, बेले नहीं होगा, ऐसा जेल होगा कि तो गर्भ में हत्या करेंगे तो उसको वो कहलाता है भ्रूण हत्या कहलाता है। और गर्भ में जो हत्या करने की क्रिया होती है उसको गर्भपात भी हम लोग कहते हैं। अपने हिंदुस्तान का जो लिंगानुपात है वो 943 अनुपात 1000 है, 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां हैं। ठीक है, अब भ्रूण हत्या अधिनियम कब लगाया गया था, 1971 में, लेकिन ये ज्यादा दिन तक चला नहीं था। तो चलिए इस तरह से आप कुछ बेसिक बातें भी सिविक्स का जान चुके होंगे, नागरिक शास्त्र, लोकतंत्र, रंग भेद, नस्लवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकतावाद, लैंगिक विभेद या असमानता, सामाजिक विभेद, धर्मनिरपेक्ष विविधता में
एकता, परिवारवाद है, अब भारत में स्त्रियों के साथ कैसे भेदभाव करी जाती है, और भ्रूण हत्या क्या होता है, सामाजिक विभेद सामाजिक विभाजन का रूप कैसे ले सकती है, ये सारी बातें आपको अभी तक समझ में आ गई होगी। तो इसका 2-4 और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे हम लोग। देखिए अगला टॉपिक हम लोग समझते हैं। देखिए अगला टॉपिक है परिवारवाद और जातिवाद। बिहार के लोकतंत्र में वो विकास के बाधक क्यों बने बैठे हैं। देखो बिहार में परिवारवाद और जातिवाद दोनों हैं। यहाँ पर जो परिवारवाद का मतलब क्या हो गया, अगर मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, नेता का बेटा ही नेता बनेगा और कोनो नहीं बनेगा। तो परिवारवाद और जातिवाद का मतलब यहाँ अगर राय जी है ना, तो वो हमेशा राय जी अलग वोट देगा। लालू का टीका लेता लालू के देगा वोट, वो तीर को टीका लेता तीरे को वोट देगा और किसी को नहीं देगा। बीजेपी को जो पार्टी वो बीजेपी को ही वोट देगा, भले वो विकास करने वाला हो चाहे नहीं हो। लेकिन हम लोगों में क्या होता है, विभिन्नताएं पाई जा रही है। हम लोग जात पात को आज भी मानते हैं कि हम लोग भले वो विकास करे या ना करे, कितनों मतलब वो हम लोग का समाज का विकास करे या ना करे, हम लोग वोट उसी को देंगे। हम लोग के समाज में देखने को यही मिलता है। देखो वही आ रही है कि परिवारवाद और जातिवाद। परिवारवाद का मतलब नेता लोग ये अति करते हैं, और जातिवाद में हम लोग अति करते हैं, जातियों को वोटे देना है। तो परिवारवाद और जातिवाद बिहार के लोकतंत्र के विकास को क्या करते हैं, बहुत मात्रा में प्रभावित करने का काम करते हैं। परिवारवाद में आ जाएंगे, जो नेता लोग हैं वो किसी और को नेता बनाएंगे नहीं, मुख्यमंत्री किसी और को मुख्यमंत्री बनाएगा नहीं, वो जब बनाएगा तो अपने परिवार को बनाएगा। तो भाई इससे आपका समाज क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप बिहार में यही दिखाई जाता है, जो बन रहा है उसका परिवार बनेगा और कोनो ना बनेगा। जैसे अभी बिहार में पहले की हम बात करते हैं, सबसे महिला बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनी थी, राबड़ी देवी बनी थी। पढ़ा लिखा नहीं थी, अनपढ़ गवार थी, तब बनी थी। बताओ उनसे बड़ा PhD के लोग यहाँ पर बैठा है, उनको नहीं मिला कुछ, वो सब बकरी चलाता है लोग। अनपढ़ गवार बिहार के देश के शासन को चलाता है, बिहार के मतलब शासन को चलाने का काम करता है। सोचिए क्या होगा बिहार का यार। तो बिहार में परिवारवाद और जातिवाद दोनों है। यहाँ जो मुख्यमंत्री है वो भी अपने बारे में सोचेगा, और जातिवाद के जो लोग हैं वो अपने जाति के बारे में सोचेंगे, भले वो विकास करे या ना करे। तो परिवार और जातिवाद ही बिहार के विकास का सबसे बड़ा बाधक बनल बैठे हैं। यहाँ के लोग सोचेंगे कि अपने ही जात को देना है, और मुख्यमंत्री सोचेगा कि अपने ही परिवार को, अपने ही रिलेशन वाले को ही बनाना है मुख्यमंत्री, और किसी को सीट देना ही नहीं है। ये दोनों जो है ना एक दूसरे से तालमेल खाते हैं। जनता भी वही, जो मुख्यमंत्री बन रहा है, जो शासन चलाने वाला बन रहा है, वो भी वो सही है। अब बिहार का दशा देख रहे हैं ना, सब बिहार है जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जैसे, चाणक्य जैसे, अशोक जैसे यहाँ पर राजा जन्म लिए हैं। आज उस धरती का क्या से क्या हाल है। धनानंद जो राजा था, साला पूरा देश कांपता था। अशोक अफगानिस्तान तक जिसका साम्राज्य, ईरान तक साम्राज्य फैला था। और देखो आज उसी बिहार का दशा क्या हो गया, साफ पिछड़ गया। सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है बिहार, जबकि हर मामले में आगे होते हुए भी शिक्षा के मामले में सबसे नंबर 1 पर बिहार है। हमेशा IAS IPS सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलते हैं, बिहार से निकलते हैं। फिर भी बिहार के पिछड़ने का रीजन यही दो बन जाते हैं, परिवारवाद और जातिवाद। ये दोनों राजनीति पर बहुत ज़्यादा अपना कुप्रभाव छोड़ते हैं, जिसके कारण से बिहार का जो विकास है आज धंसते जा रहा है, नीचे गिरते जा रहा है। ठीक है, अगला चीज हम लोग समझते हैं वर्ण व्यवस्था क्या होती है। देखो वर्ण व्यवस्था क्या, एक सामाजिक संस्था है जिसमें जाति को 4 वर्ण में बांट दिया जाता है। मतलब वर्ण व्यवस्था पूछता भी है किसे कहते हैं, तो वर्ण व्यवस्था एक सामाजिक संस्था है जिसके आधार पर जाति को हम लोग 4 वर्ण में बांटते हैं। पहला होता है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा होता है शूद्र। इसमें सबसे बड़ा जाति कौन होता है, तो ब्राह्मण होता है। उससे छोटा कौन होता है, क्षत्रिय। क्षत्रिय से छोटा वैश्य, और सबसे छोटा कौन होता है, शूद्र होता है। तो पूछेगा कि वर्ण व्यवस्था में सबसे बड़े जात कौन होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। तो वर्ण व्यवस्था क्या है, तो वर्ण व्यवस्था एक सामाजिक संस्था है जिसमें जातियों को 4 वर्गों में बांट दी जाती है, जिसमें पहला आता है ब्राह्मण, दूसरा आता है क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा होता है शूद्र। ठीक है, ये भी समझ में आ गई होगी। अब देखो अंतिम पॉइंट हम लोग समझते हैं कि जातिवाद जो है ना हम लोग के समाज पर क्या कुप्रभाव डाल सकती है, हमारे इंडिया देश पर क्या अपना प्रभाव डाल सकती है, इसको समझ लेते हैं। देखो जातिवाद जो है ना लोगों के बीच फूट डालने का काम करती है, ये तो फिक्स है, आप देख सकते हैं ना। तो हमें ये जानना है कि जातिवाद क्या प्रभाव डालता है हमारे समाज पर, ये जानना है। तो जातिवाद के कारण से लोगों के बीच फूट फैल सकती है, और फूट फैलने के कारण से उनके बीच बहुत सारा बुराइयां आ सकती है। तो वही लोगों में फूट की भावना बढ़ सकती है, समाज में अनेक बुराइयां फैल सकती है, देश की एकता अखंडता जो है ना वो कमजोर हो जाएगी, आर्थिक विकास की जो दर है वो भी धीरे धीरे घटने लगेगी, वो भी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो ये जातिवाद के कारण ये 4 बहुत अहम भूमिका निभाता है। ये हमारे देश के बागडोर को ही लाकर रख देगा। जिस दिन हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में लड़ने लगे, याद रखिएगा उस दिन से भारत का विकास जो है ना, विकास का जो लेवल है साफ घटते चलाएगा। श्रीलंका आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में पड़ा हुआ है, वो आगे बढ़ना नहीं है ससुरी, अभी तक आगे नहीं बढ़ा है श्रीलंका। तो
जातिवाद के कुछ प्रभाव जो है ना हमारे देश पर पड़ जाते हैं, लोग आपस में लड़ते हैं, फूट की भावना पड़ जाती है, अनेक बुराइयां फैल जाता है, वहाँ की जो एकता अखंडता होती है वो सब कमजोर होने लगते हैं और विकास भी क्या होता है, कम पड़ जाता है, विकास कमजोर पड़ जाता है वहाँ का, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने जो आपका सिविक्स चैप्टर का पहला जो चैप्टर था लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, उसकी जो बेसिक बातें मैंने आपको समझा दिया। अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा इसके और भी बेसिक हम लोग जानेंगे और चैप्टर को खत्म करने की कोशिश अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में इसके अगले वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।